क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चंद्रयान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीड। इस सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास जाइगोट बना था और एंडोस्पर्म बना था। तो ये सीड कहाँ से डेवलप हो गया? तो यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, ओव्यूल बिकम्स द सीड एंड ओवरी बिकम्स द फ्रूट। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ध्यान देने वाले हैं सीड को, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये कब बनता है। ये बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किस पे? सीड पे। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बिकम अ सीड। ठीक है, सीड्स जो होते हैं तीन तरीके का होता है। सीड्स में बी ऑफ थ्री टाइप्स। एक होता है एंडोस्पर्मिक, ठीक है, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, और तीसरा होता है पेरिस्पर्मिक। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक नाम का मतलब से ही पता चल रहा है कि ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स। द सीड्स इन विच एंडोस्पर्म present is known as endospermic seeds. उसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या है? उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स का दूसरा नाम क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला? हम लोगों को पता है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए, यानी कि जाइगोट बनने के बाद सबसे पहले बना था एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इसलिए बना था ताकि हम लोग तब जाके क्या होगा, जाइगोट को या एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ कुछ जगह में एंडोस्पर्म रह जाता है। तो जब रह जाता है तो वो सीड में आ जाता है, और अगर सीड में इस तरीके के एंडोस्पर्म देखने को मिलता है तो हम लोग उसको तभी एंडोस्पर्म सीड्स कहते हैं। और हम लोग को ये देखने को किस में मिलता है? वीट, मेज, बार्ली। ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? वीट, मेज और बार्ली, ये सारा का सारा मोनोकॉट का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन कोकोनट और कैस्टर, ये दो है डाइकॉट का। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि सभी मोनोकॉट के पास क्या एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देते हैं कि मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स हैव एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, उन सब के पास क्या होगा? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के पास एल्ब्यूमिनस सीड्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि कहाँ कहाँ इसके एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग वीट और मेज, कोकोनट और कैस्टर के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, वीट के पास देखो व्हाइट कलर का एक पोर्शन रह गया है। जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वही क्या है? वही दिखा रहा है एंडोस्पर्म। ठीक है, अब मेज में देखो, ये जो इतना बड़ा पार्ट है ना, ये जो इतना बड़ा पार्ट है ये है एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ है कैस्टर, ये है कैस्टर। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये है एंडोस्पर्म। और कोकोनट का एग्जाम्पल तो हम लोग इससे पहले देख ही चुके हैं कि हम लोग का फ्री न्यूक्लियर मोड ऑफ डिवीजन जब होता है तो एंडोस्पर्म में वो पानी मिलता है, एंडोस्पर्मिक, वो जो पानी जो हम लोग पीते हैं। और जो व्हाइट कलर का कर्नल पार्ट होता है वो होता है सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट का, जो एंडोस्पर्म होता है। हम लोग उसी चीज़ को खाते हैं। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है ये है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये डाइकॉट के एग्जाम्पल्स है।
डाइकॉट में भी एक्सेप्शन देखने को मिला कि हमें एल्ब्यूमिनस सीड देखने में, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट जो होता है ना वो हम लोग का नॉन एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म प्रोवाइड करते हैं। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नॉन एल्ब्यूमिनस किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स किसको बोला जाता है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स उसको बोला जाता है जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होंगे। ठीक है, एंडोस्पर्म एब्सेंट। ठीक है, अब एंडोस्पर्म एब्सेंट होंगे तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को एक और नाम क्या बोला गया, एक्स एल्ब्यूमिनस, मतलब उसमें से एल्ब्यूमिन खत्म हो गया, एक्स चला गया। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलता है, एक पी, बीन और ग्राउंडनट में देखने को मिलता है। पी में देखने को मिलेगा, बीन शीट्स में देखने को मिलेगा और ग्राउंडनट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, दूसरा होता है पेरिस्पर्मिक, ये नया नाम है। ठीक है, पेरिस्पर्मिक क्या होता है, कभी कभी सीड्स के डेवलपमेंट के समय जो न्यूसेलस पार्ट होता है ना, हमें पता है कि न्यूसेलस क्या है, देखो ये रहता है ओवरी, ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, ओव्यूल में बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमेटस सेल को ही हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूसेलस। तो समटाइम्स कभी कभी क्या हो जाता है, यही न्यूसेलस रिटेन हो जाता है, रिटेन मतलब रह जाता है इनसाइड द सीड्स, न्यूसेलस रिटेन इनसाइड द सीड। This type of seed is known as perispermic seeds। ठीक है, उस तरीके के सीड्स को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कैस्टर भी होंगे और ब्लैक पेपर भी होंगे। ठीक है, तो कैस्टर देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दो जगह देखने को मिला, एक तो पहले हमें डाइकॉट में देखने को मिला, डाइकॉट में इसीलिए कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, यहाँ पे भी एक ये लिख देते हैं कि मोस्ट ऑफ द, सभी नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, उसमें ज़्यादातर की नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलता है। और कैस्टर एग्जाम्पल किसका हो गया, एंडोस्पर्मिक सीड्स का। और यहाँ पे भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिला कि ये पेरिस्पर्मिक सीड्स के अंदर भी आता है। मतलब ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। जो समझने वाला पार्ट है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, ये फैक्चुअल चीज़ है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक पेपर और कैस्टर। ठीक है, और ये किस में, यहाँ पे जो कैस्टर और ब्लैक पेपर में क्या होता है, यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कुछ ऐसा न्यूसेलस का पार्ट जो रह जाता है। न्यूसेलस जो होता है वहाँ पे ओवरी, ओव्यूल को वहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए रहता है, एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए रहता है, पर कुछ न्यूसेलस का पार्ट देखने को मिल जाता है। अभी देखो डायग्राम से, अब यहाँ पे देखो ये होता है, ये वाला जो है पी का है। ठीक है, तो पी में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है एंडोस्पर्म के लिए। ठीक है, एंडोस्पर्म यहाँ पे पूरी एम्ब्रियो ने ख़त्म कर लिया है खा के। ठीक है, यहाँ पे भी ये बीन शीट है, बीन शीट जिसे हम राजमा कहते हैं। ठीक है, राजमा में भी यहाँ पे भी जो एंडोस्पर्म है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बदले में एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन आता है, कॉटिलिडन्स आता है। कॉटिलिडन्स के अंदर जो होता है प्रोटीन सब्सटेंस रहता है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है, एम्ब्रियो ने उसे खा लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स का, जो हमें कैस्टर में भी देखने को मिला और ब्लैक पेपर में भी देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूसेलस का पार्ट रहता है जो रिमेन रह जाता है और इसी को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। क्लियर है, पेरिस्पर्म कहते हैं। दूसरा चीज़ देखो, सीड के स्ट्रक्चर, कि सीड में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हाँ होते हैं, पहले देखो क्या क्या होता है। तो सीड को ना कवर करने के लिए दो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, सीड में आपने देखा होगा
कोई भी सीड के छिलका, जिसे हम नॉर्मली छिलका बोलते हैं, ठीक है, उसे हम कभी कभी फेंक देते हैं और कभी कभी अगर एडिबल होता है तो खा लेते हैं, ठीक है। तो चना में भी इस तरीके से ऊपर का जो ब्राउन कलर का कोट रहता है उसको हम लोग कहते हैं सीड कोट। तो पहला क्या आ गया, सीड कोट। सीड कोट में क्या होता है, ये कैसे तैयार होता है, हमने पढ़ा था कि ओव्यूल को ढकने वाला, ठीक है, क्या है, वहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल के दोनों ऊपर की तरफ और नीचे से माइक्रोपाइल की जगह इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यही इंटीग्यूमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है सीड कोट में। तो ये सीड कोट किससे बना, इंटीग्यूमेंट से। इंटीग्यूमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड कोट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इनर इंटीग्यूमेंट होता है ना, इनर इंटीग्यूमेंट बिकम टेगमेन, ठीक है। अंदर वाला इंटीग्यूमेंट क्या बना, टेगमेन बना। आउटर इंटीग्यूमेंट क्या बनेगा, आउटर इंटीग्यूमेंट बनेगा टेस्टा, ठीक है। तो बाहर वाला क्या बन गया, टेस्टा, अंदर वाला क्या बन गया, टेगमेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें पता था कि माइक्रोपाइल का भी एक रीज़न था, तो माइक्रोपाइल वाला जो रीज़न है ना वो एज इट इज़ रह जाता है। और एक छोटा सा पोर आपको दिखाई दिया होगा जब आप चना वगैरह को भी देखें ना, ठीक है, चना वगैरह में भी देखें तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्कार या ब्लैक कलर का स्पॉट जैसा होता है, ठीक है, इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट होता है और इसी का नाम क्या होता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल एज इट इज सीड में आ जाता है जैसे कि ओव्यूल में देखा गया था, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देता है, माइक्रोपाइल रिटेन इन द सीड एज अ स्कार, कैसा रह जाता है, एक स्पॉट या स्कार की तरह, ठीक है। एंड फैसिलिटेट, किसको फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर और ऑक्सीजन अंदर जा सके, इसीलिए वहाँ पे ये छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल का पोर, क्लियर है। एक और चीज़ है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने वाला यही तो है, सीड कोट, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ओपन करते हैं ना, जब आप चना ओपन करते हैं तो उसको ऊपर साइड में एक छोटा सा कुछ दिखेगा, तो वही होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला होता है ये सीड कोट, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या आ गया, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में बढ़े अभी हम लोग कि यहाँ पे क्या होता है, या तो ये प्रेजेंट हो सकता है या तो वो एब्सेंट हो सकता है। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहा तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो, उसके अंदर पे रहता है एम्ब्रियो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर से समझाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट होता है ना, जब हम लोग इस बीन सीड को ओपन करेंगे ना तो हमें ऊपर के साइड में ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो यही होता है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। जो बड़ा होगा, नरिशमेंट लेगा कॉटिलिडन से या एंडोस्पर्म से, नरिशमेंट लेने के बाद ग्रो अप करेगा और प्रीम्यूल और रेडिकल बनाएगा, और जो वही प्रीम्यूल होता है वो शूट बनाएगा और रेडिकल जो है वो रूट बनाएगा, ठीक है। अब देखो अपना वापस आता है एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है एक मैच्योर प्लांट बनता है, ठीक है, मैच्योर प्लांट बनेगा और मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। अगर यही एम्ब्रियो नहीं रहेगा तो फिर कैसे कंटिन्यू कर पाएगा किसी जनरेशन को, मैंगो का प्लांट का एम्ब्रियो जो होता है वो मैंगो प्लांट कैसे जनरेट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रीम्यूल जो होता है वो क्या देता है, शूट राइज करता है, ठीक है, और जो रेडिकल बनता है, रेडिकल बनता है वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। याद कैसे रखेंगे इसको, आर से रेडिकल, आर से रूट, तो उसी तरीके से उसका ऑपोजिट प्रीम्यूल से शूट, क्लियर है इतना बात। अब नेक्स्ट देखो,
अब हम लोग बात करते हैं डॉर्मेंसी पीरियड का। व्हाट इज़ डॉर्मेंसी? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे घर पे चना रखा हुआ होता है, चना मटर मूंग ये सब रखे हुए होते हैं, तो क्या वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं? नहीं। इट मीन्स कि वो कौन सा स्टेट में है? अभी इनएक्टिव स्टेट में, अभी वो सो रहा होता है। जैसे उसको अपना नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा ना तो वो ग्रो अप कर जाएगा। इट मीन्स कि डॉर्मेंसी कौन से स्टेट को बता रहा है? डॉर्मेंसी बता रहा है इनएक्टिव स्टेट्स ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो क्या मर गया है? नहीं, एम्ब्रियो अभी सो रहा है। ठीक है, डॉर्मेंसी का मतलब क्या हो गया? इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉर्मेंसी के हर एक माने सीड्स को डॉर्मेंसी की अवस्था में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये डॉर्मेंसी के कंडीशन में नहीं जाएगा तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो पाएगा, हो सकता है कि कुछ सीड्स जो है उसके वाइबल पीरियड बहुत कम के लिए होते हैं, तो हो सकता है वो मर जाए। तो क्या हो सकता है, कुछ कुछ जनरेशन वाला जो पौधा होता है, कुछ कुछ पौधे का उसका जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए डॉर्मेंसी में जाना सीड्स को बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डॉर्मेंसी इन दिस पीरियड यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस अप टू 10 to 15%। मॉइस्चर कंटेंट गिर जाता है। अगर हमें पता है मॉइस्चर कंटेंट गिर जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, वो लोग ज़्यादा वाइबल हो जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक चल सकते हैं। जैसे हम लोग को भी, हम अपने घर पे कुछ चीज़ सुखाते हैं, समझ लो कि आंवला जो होता है, आंवला को सुखा देते हैं, तो उसको हम लोग गर्मियों के सीज़न पे भी खा सकते हैं। हमें पता है कि आंवला ठंडा के सीज़न में मिलता है, तो अगर मॉइस्चर रहेगा ना तो हम उसे गर्मी तक चला ही नहीं सकते, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ ऑटोमेटिकली गिर जाता है 10 to 15%। और इस कंडीशन में, इन दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर बात करें कि सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है। ठीक है, सीड जर्मिनेट कब करता है? सीड जर्मिनेट कर जाएगा, जैसे मान लो कि हम लोग चना लिए, चना को पानी में डालें तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। तो फूल जाने के बाद उसको अगर हम लोग कपड़ा में थोड़ा सा बांध के रख दें तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर अगर मिल जाए तो क्या हो जाता है, उसका सीडलिंग ग्रो कर जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ द सीडलिंग। देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमें पता चलता है, यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल सीड जो होता है, ठीक है, नॉर्मल सीड में एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ कुछ ऐसे सीडलिंग्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीम्यूल, और इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सीडलिंग। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है, द पीरियड in which seed grows a seedling, एक सीडलिंग निकालता है। ठीक है, सीडलिंग निकालने के बाद मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें सीड ग्रो करता है और सीडलिंग बनाता है। ठीक है, कब बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, सूटेबल और फेवरेबल कंडीशन, सूटेबल और फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, सूटेबल और फेवरेबल कंडीशन उसको जहाँ मिलेगा वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जैसे मिलेगा तो जैसे क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि एडिक्वेट उसको वाटर मिलना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट वाटर मिलना चाहिए, साथ में क्या मिलना चाहिए उसको, मॉइस्चर भी वैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर प्लस टेम्परेचर। ठीक है, ये अगर उसको मिल गया ना तो वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ग्रो कर जाएगा और अपना डॉर्मेंसी पीरियड को तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं सीड जर्मिनेशन।
क्या सीड का वायबिलिटी यहाँ पे बोला गया है कि एडवांटेजेस, वायबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले एडवांटेजेस पढ़ो कि क्या सीड का कोई एडवांटेजेस है, क्या सीड बनना ज़रूरी है? तो हाँ, क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो आगे का जनरेशन बढ़ेगा। ये एक प्लांट के जनरेशन को दूसरे जनरेशन तक कैसे बढ़ा सा है? सीड के फॉर्मेशन के थ्रू। तो हमें पता है सीड फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज जो होते हैं सीड के पास ज़्यादा होते हैं। सीड के पास एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होने की वजह से ये कहीं पे भी ग्रो कर सकता है अगर सूटेबल टेम्परेचर मिला, सूटेबल कंडीशन मिला। और यहाँ पे क्या होता है, एडेप्टेशन इसमें अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता ही है वेरिएशन लेके आता है, और वेरिएशन लेके आएगा तो एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है कि इसमें फूड रिजर्व अच्छा होता है। हम लोग भी सीड खाते हैं, चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, ठीक है, बादाम खाते हैं। ये सब क्यों खाते हैं? ताकि हमें भी नरिशमेंट मिले। फूड रिजर्वेशन इसमें अच्छा होता है। और एक चीज़, नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन सीडलिंग जो ग्रो करेगा, नया एम्ब्रियो से जो सीडलिंग ग्रो करना है, उसको भी अच्छा रिजर्व फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब यहाँ थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है कि यंग एम्ब्रियो को, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यंग एम्ब्रियो ऐसे रह जाएगा, हो सकता है उसको कोई कुचल के या फिर कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, लेकिन सीड कोट जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कि कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? सीड कोट, ठीक है। चौथा चीज़ क्या है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू नया प्रोडक्ट आता है, नया पोलन ग्रेन आता है, तो क्या हो सकता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन ये शो करता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ सीड क्या क्या हुए? सबसे पहला हुआ कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन शो करता है। दूसरा चीज़ ये है कि सीड कोट के थ्रू एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होते हैं किसके पास? सीड्स के पास, ठीक है, ग्रो करने का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सीड्स बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये टॉपिक है कि एग्रीकल्चर में सीड का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देखो जितने भी किसान है ना, वो सीड छिड़कते हैं, पौधा नहीं लगाते हैं वहाँ पे, पहले सीड्स छिड़कते हैं और उसी से नया प्लांट ग्रो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीड्स के पास दो तरीके का फीचर है। क्या फीचर है? देखो, एक तो सबसे पहला सीड्स जो होता है डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट होने के कारण इसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ अवॉइड होगा, ठीक है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये डॉर्मेंसी में रहता है, ठीक है, अपने इनएक्टिव, एम्ब्रियो बिकम इनएक्टिव फॉर्म, एम्ब्रियो इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अगर एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग अपने सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल कंडीशन अगर इसको प्रोवाइड कर दे तो वो ग्रो कर जाएगा। तो इसी चीज़ का फ़ायदा हम लोगों को मिलता है, हम लोग को अनाज मिलता है किससे? सीड्स की वजह से। गेहूं का सीड, गेहूं जो होता है, गेहूं का वो जो गेहूं का दाना होता है, चावल का दाना होता है, ये सब इसी का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो है, ये दो फीचर जो होता है हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ सीड्स। अगर ये डिहाइड्रेट नहीं होंगे, डॉर्मेंसी कंडीशन में स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर। हम लोग अपने घर पे भी गेहूं और चावल को स्टोर करके रखते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो एक महीना नहीं खाया तो दूसरा महीना खा लेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज इसी वजह से हो पाता है। एंड ऑल्सो रेज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, और क्रॉप्स को भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये होता है एग्रीकल्चर का। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि सीड वायबिलिटी, क्या सीड जो है एक्सपायर्ड करते हैं क्या? ऑब्वियसली एक्सपायर्ड तो करेंगे ही, क्योंकि वो एक नॉर्मल सेल्स है, और सेल्स हमको पता है कि वो डॉर्मेंट कंडीशन में अभी उसको रखा गया है एम्ब्रियो को, तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है। अगर उसको भी सूटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर अगर नहीं मिला तो वो भी ग्रो नहीं करेंगे, वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सीड रिमेन रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। मतलब एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सीड्स जो होते हैं अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, सीडलिंग को ग्रो कर पाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे सीड वायबिलिटी। तो ये ना सब में अलग अलग होता है।
सपोज हम लोग देखे थे कि वीट वाला जो होता है ना वो 30 डेज यानी कि 1 महीने का ही होता है। 1 महीने में अगर उसको मिला मतलब स्टिग्मेटिक सरफेस मिला तो मिला, अदरवाइज वो क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि ऑक्सैलिस में, एग्जाम्पल देखो, ऑक्सैलिस में क्या होता है, सीड वायबिलिटी कितने दिन का होता है, ये भी कुछ महीनों का ही होता है। सपोज मान लो कि 1 महीने का। ठीक है, सीड वायबिलिटी इज फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ महीनों का ही होता है। अगर सेकेंड देखा जाए तो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सैलिस का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें पोलन ग्रेन वो जर्मिनेट कर पाता है वो कितने दिन का होता है, फ्यू मंथ्स का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड वाले पॉइंट हम लोग ये बताने वाले हैं कि ल्यूपिन के बारे में। ठीक है, ल्यूपिन, ल्यूपिन सीड, ये किसका सीड होता है, ये सीड होता है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, एक्सकावेटेड फ्रॉम, इट इज एक्सकावेटेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सकावेट किया गया, कहाँ से निकाला गया है, इसको निकाला गया आर्कटिक टुंड्रा से। बहुत ही ठंडा रीजन होता है वहाँ का। ठीक है, ठंडे जगह से निकाला गया है आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, और इसका देखा गया कि पोलन ग्रेन का जो वायबिलिटी है, मैंने सीड का जो वायबिलिटी है, पोलन ग्रेन का नहीं, सीड निकाला गया यहाँ से, सॉरी, सीड निकाला गया, तो सीड का वायबिलिटी होता है, सीड इज वायबल फॉर 10,000 ईयर्स। ठीक है, सीड का वायबिलिटी देखा गया 10,000 ईयर्स। तो 10,000 ईयर्स में क्या होता है, ये इसको जब निकाला गया और इसको रोपा गया तो यहाँ पे देखा गया ये ल्यूपिन का जो सीड है वो ल्यूपिनस आर्क्टिकस जनरेट कर गया। ठीक है, थर्ड जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है डेट पाम का, डेट पाम का एग्जाम्पल। ठीक है, डेट पाम का एग्जाम्पल दिया गया और इसको ना, इसको भी देखा गया कि इसका भी वायबल जो है ना सीड, इसका कम से कम 2000 साल तक है, 2000 ईयर्स। ठीक है, इसको निकाला गया था एक राजा के पैलेस से। ठीक है, किंग के पैलेस से। ठीक है, किंग्स पैलेस, वहाँ से निकाला गया जिसका नाम है हेरोड्स पैलेस। ये कहाँ है, नियर डेड सी, प्रेजेंट नियर डेड सी, डेड सी के सामने है। ठीक है, वहाँ पे है और इसका वायबिलिटी देख लो, ये सीड्स की वायबिलिटी है, गलती से पोलन ग्रेन का वायबिलिटी बोल दिया क्योंकि पोलन ग्रेन में भी वायबल होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन का वायबिलिटी जो था वो वीट में था 30 डेज का, और यहाँ ऑक्सैलिस में भी 30 डेज का, लगभग फ्यू मंथ्स का ही होता है, कुछ महीनों का ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जितने ओव्यूल फर्टाइल करते हैं, जितने ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ सीड्स जनरेट हो पाते हैं। अगर मान लो 5 ओव्यूल हैं तो 5 ही सीड्स होंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम हो सकता है, लेकिन जितने ओव्यूल है उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। जितने नंबर ऑफ ओव्यूल उतने नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट इज जनरली इक्वल, या तो इक्वल ही होंगे या तो उससे कम होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, इट नेवर एक्सीड द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स को एक्सीड करके नहीं चल जाते हैं। समझ में आया, सीड्स के नंबर ओव्यूल्स को एक्सीड करके नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ऑर्चिड्स का एग्जाम्पल दिया गया है। ऑर्चिड्स में क्या दिया गया है, ऑर्चिड्स में ये बताया गया है कि इसमें टाइनी सीड्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर हो सकता है, नंबर बिकम्स 1000, मतलब 1000 से भी ज़्यादा हो जाए, बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है ओरोबैंकी, ओरोबैंकी एंड स्टिरगा। ठीक है, स्टाइरगा, ये जो है ना, ये होता है पैरासाइटिक प्लांट। ये क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, और इसमें भी क्या देखा गया है कि इसमें भी बहुत छोटे छोटे और नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ सीड्स कैन बी प्रोड्यूस, बहुत सारे।
ठीक है। तो ये होता है ऑक्सैलिस में, और हम लोग देखें ऑरोब्रैंकिया और स्टाइग्रा में। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखें, आज हम लोग सीड्स देखे, सीड का जर्मिनेशन देखे, उसके वायबिलिटी पीरियड को देखें, और एग्रीकल्चर में इसका कितना सपोर्ट होता है इस चीज़ को देखें। नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ को हम लोग टॉपिक को और कंटिन्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से वो सब प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। तब तक के लिए अपने रिविजन को और भी तगड़ा और मजबूत बनाते रहो। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, और जिससे कि हम लोग अपना पूरा सिलेबस को इसी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू।